नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की चुनावी चर्चा। तो राजस्थान के वोटर्स ने ईवीएम में प्रदेश की अगले 5 सालों के लिए सियासी किस्मत तय कर दी है। 25 नवंबर के बाद से ही राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में लोगों में चर्चा है कि पिछली बार से मतदान में जो 0.74% यानी 0.74% की जो बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद इस बार नतीजे किस ओर करवट लेंगे। वैसे परंपरागत तौर पर देखें तो बीते 4 चुनावों से जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो फायदा बीजेपी को मिला है और वोटिंग परसेंटेज गिरने पर कांग्रेस का पलड़ा राजस्थान में भारी रहा है। एक पैटर्न है जो 1998 के इलेक्शन से राजस्थान में लगातार बदस्तूर देखने को मिला है। राजस्थान के 5 रीजन अगर अंचलों की बात करें तो शेखावटी, मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती, इस हिसाब से राजस्थान बटा हुआ है। इस बार वोटरों को कौन सा दल रिझाने में कामयाब रहा, इसका फैसला अब 3 दिसंबर को हो पाएगा। लेकिन इन 5 रीजन्स में से 2 ऐसे बड़े रीजन हैं जो प्रदेश की सियासी किस्मत तय करते हैं। एक मारवाड़ और दूसरा ढूंढाड़। दोनों सियासी भविष्य के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज इन्हीं में से एक मारवाड़ के राजनीतिक समीकरणों पर हम चुनावी चर्चा करने आपके सामने मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रकाश भंडारी होंगे, जिनसे मारवाड़ के दिग्गज चेहरों और वहां इस बार हुए कॉन्टेस्ट पर बात करेंगे। कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जुड़ेंगे और बीजेपी से कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ मौजूद होंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक के जरिए मारवाड़ के सियासी समीकरण और यहां इस बार रहे मुकाबलों पर क्या कुछ रहा, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो ये मेरे भाई और आप देख सकते हैं जोधपुर की हॉट सीट, जो ओसिया सीट थी, बड़ी हॉट सीट थी। करीब मोटे तौर पर आपको बताएं 33 सीटें, जिसमें से 13 सीटें इस बार हॉट सीट हैं, जिस पर कॉन्टेस्ट बड़ा आमने सामने का है और त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं। सरदारपुरा सीट बड़ी अहम है, अशोक गहलोत खुद सीएम वहां से, बीजेपी से महेंद्र राठौड़ हैं। ओसिया से दिव्या मदेरणा कांग्रेस की हैं, एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं और बहराराम उनके सामने मौजूद हैं। लोहावट कृष्णाराम बिश्नोई, उनके सामने गजेंद्र सिंह खिमसर हैं। कांग्रेस से मोहन राम कटारिया भिलाड़ा से हैं, अर्जुन गर्ग बीजेपी के वहाँ हैं। सरदारपुरा खुद जैसा हमने आपको बताया कि बीजेपी प्रत्याशी के सामने बड़ा चेहरा सीएम खुद हैं, तो उनसे पार पाना एक बड़ी चुनौती होगी। और बाड़मेर की हॉट सीट जो है वो हरीश चौधरी और बालाराम मूड आमने सामने। गुड़ामलानी में कांग्रेस से कर्नल सोनाराम, के बिश्नोई। कर्नल सोनाराम वही है जो बीजेपी से कांग्रेस में आए। मानवेंद्र सिंह है जो बीजेपी से एक बार कांग्रेस में गए थे और इस बार सिवाना से वो लड़ रहे हैं। शिवबड़ी एक खास सीट है, कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने भी मुकाबला इस बार कड़ा कर दिया है। गुड़ामलानी, कर्नल सोनाराम, बीजेपी से के बिश्नोई, जैसा हमने आपको बताया। और पाली की हॉट सीट जो है निरंजन आर्य सोजत से हैं और बीजेपी से उनके सामने प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से बद्रीराम जाखड़, बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह। तो सोजत जो हम आपको बता रहे थे निरंजन आर्य हैं, शोभा चौहान बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बाली के बाद अब सिरोही का रुख करेंगे। संयम लोढ़ा है कांग्रेस से और बीजेपी से ओटाराम देवासी। संयम लोढ़ा है निर्दलीय जीते थे, बागी होकर भी पिछली बार, और सीएम के सलाहकार रहे। उनसे खासतौर पर नाराजगी है, लोकल स्तर पर बताया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं में। उनसे कितनी पार पाई कांग्रेस, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और ओटाराम देवासी एक पुराना चेहरा है बीजेपी की ओर से, वो उनके सामने। जैसलमेर का रुख करें तो कांग्रेस से पोखरण सीट जो है वो साले मोहम्मद और महंत प्रतापपुरी बीजेपी से। बड़ी हॉट सीट है, पोलराइजेशन होता है इस सीट पर। पिछली बार भी करीब 87% के पार वोटिंग हुआ और इस बार भी उतनी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। जालौर में आप देख लीजिए, सुखराम बिश्नोई कांग्रेस से, देवजी पटेल सांचौर, ये सीट हम आपको बता रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो चली क्योंकि सांसद है देवजी पटेल और साथ में जीवाराम चौधरी जो बीजेपी के बागी थे, उन्होंने भी ताल ठोक दी और मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते। पौरुष भारद्वाज इस वक्त कांग्रेस से हैं और कृष्ण कुमार जानू बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मेरा आप ही से है पौरुष, आपका सियासी गढ़ माना जाता है जो पूरी तरह से मारवाड़, खासतौर पर जोधपुर संभाग की अपन बात करें, सीएम अशोक गहलोत का सियासी गढ़ रहा है। बीजेपी लगातार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंधमारी के कवायद में जुटी है और बीते जो चुनाव से अगर देखें, 2 बार 2018 का चुनाव और 2023 का चुनाव, आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने भी इस इलाके में पैठ बना ली है।
2013 में मारवाड़ बीजेपी के साथ रहा, 2018 में आपकी ओर चला गया। हनुमान बेनीवाल ने हालांकि 3 सीटें जीतकर आपके लिए चुनौती खड़ी कर दी। इस बार कुछ सीटों पर कांग्रेस के बागियों ने भी मारवाड़ को हॉट रीजन बना रखा है। जो सीटें हमने ग्राफिक्स के जरिए आपने भी देखा होगा, दर्शकों को बताई। क्या लगता है आपको इस बार किस तरह का आपका जो गढ़ है बचा पाएंगे या सेंधमारी हो रही है इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे आपने जैसा कि अपने इंट्रो में कहा कि मारवाड़ जो है वो शुरू से कांग्रेस आई का गढ़ रहा है। बीच बीच में हालांकि कुछ तात्कालिक समीकरणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर जीत दर्ज करी है। परंतु देखिए, इस बार जो है हमारे को न सिर्फ हमारे प्रत्याशियों के ज्यादातर जो उनके द्वारा अच्छे कराए गए कार्य हैं और उनका जो व्यवहार रहा लोगों में, और जो साथ में खास में जो एक भारतीय राजनीति की एक सच्चाई, कड़वी सच्चाई कहनी चाहिए, परंतु जो है जाति के समीकरण जो होते हैं वो, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब निश्चित तौर पर हमारे पक्ष में है। और देखिए, जी। राजस्थान में एक आपने देखी कि है ना, सिर्फ मारवाड़ की बात नहीं, बाकी जितने भी संभाग जो हैं वहां पर इस बार जनता में एक अंडर करंट वाला माहौल है कि जनता ने कहीं पर भी पोलिंग से पहले कहीं पर भी अपना मुंह नहीं खोला। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और जितने भी जो, चाहे वो सट्टा बाजार वाले हों या फिर जो भी राजनीतिक नेता हों, सभी इस बार जनता के रुख को लेकर के बड़े आश्चर्यचकित थे। और वो फैक्टर जो है वो सभी स्थानों के साथ साथ मारवाड़ पे भी उसने अप्लाई किया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अंडर करंट वाली जो स्थिति थी, इस समय जो राजस्थान का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव जो था वो एक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश वाली नहीं होकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्र सरकार बैटिंग कर रही थी और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी थे। और जब हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा कि भाई आप जब आपके पास कोई राजस्थान में चेहरा नहीं है और अगर केंद्र में आप मोदी जी को लेकर के आ रहे हैं, केंद्रीय मोदी जी को लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे को राजस्थान में कार्य करते हुए 9 साल केंद्र सरकार के नाते हो गए, क्या पाया हमें आप अपनी 9 साल की 9 उपलब्धि बताइए, तो वे नहीं बता पाए। और उनका सारा फोकस जो रहा वो उल जलूल बातें, लाल डायरी की बात हो या फिर ऐसे मुद्दे की जो गैर तथ्यात्मक थे, जिनका कहीं सिरे से पैर तक का जिनका कोई मुद्दा नहीं नहीं, था, लाल डायरी का तो बड़ा जुड़ाव रहा है इस चुनाव से, कहें तो लाल डायरी को तो कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? खुद आपके यहाँ से मंत्री थे। देखिए, मंत्री जी की स्थिति क्या थी वो आप जुड़ाव को बेहतर लेकर जानते आप हैं ही और हम ने। बेहतर जानते हैं। जी जी। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर लाल डायरी में जरा भी सच्चाई होती तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी की, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का विभाग इनकम टैक्स विभाग है, वो जी। कहीं पे छापा मारता है और उसके साथ उसकी करीब 1500 की संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद होती है। तो क्या यह बात बड़ी अजीब सी नहीं लगती कि एक व्यक्ति कोई भी जाकर के, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, मंत्री हो या फिर साधारण आदमी हो या फिर शारीरिक तौर पर बलिष्ठ हो, वो जाकर के 1500 लोगों के बीच में से एक किसी कथित डायरी को ले आए? ये बात क्या संभव लगती है? और यदि अगर ऐसे मान लिया जाए कि यदि इस बात में कोई सच्चाई भी होगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट की रेड के दौरान यदि कोई व्यक्ति उसकी जब्त की संपत्ति को लेकर के भागता है, तो क्या जी। इनकम टैक्स विभाग ने उसकी कहीं पर रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं कराई। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में खुद की गिनाने को कोई केंद्र सरकार की उपलब्धि नहीं थी, राज्य सरकार की कोई ऐसी विफलता नहीं थी जिसे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना पाए। जी तो जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे मिलीभगत करके एक मनगढ़ंत स्टोरी रची थी। और आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो पद होता है नहीं, बेहद मारवाड़ सम्मानीय पर पद लौट होता है। आते हैं। पौरुष पौरुष चुनावी मुद्दों पर नहीं जा रहे, जी मारवाड़ रीजन पर लौट जी आते हैं, जो एक बड़ा सियासी गढ़ आपके लिए रहा है और काफी डिसाइडर रहा है, मारवाड़ और ढूंढाड़ इलाका। जी निश्चित जी तौर पर 2018 में आपकी ओर पलड़ा भारी हुआ था मारवाड़ का, और 2013 में बीजेपी की ओर रुख किया था। करीब करीब आपको जी 28 सीटों का बीजेपी को पिछली बार नुकसान झेलना पड़ा था। और जी बात अब इस तरह की आपके सामने जो सीटें हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाई, चुनौती ना सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने है खुद का मुकाबला दोहराने की, बाकी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ आप ही के बागी भी लड़ रहे हैं। साथ में आरएलपी की एक बड़ी कड़ी चुनौती है पूरे इलाके में, जो जाट और राजपूत समीकरण रहे हैं, और एससी भी एक फैक्शन रहा है मारवाड़ रीजन में। उस कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बात हो रही है कि उसमें हर पार्टी कहीं ना कहीं, अब अगर कहें तो जाटों के लिए आरएलपी बड़ा खुद जो चेहरा बनकर उभरे हैं, थर्ड फ्रंट का दम भर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, वो ताल ठोक रहे। 3 सीटें पिछली बार निकाली, कई सीटों पर सेकंड और थर्ड पर वो रहे। इस बार कड़ा मुकाबला उन्होंने आपके यहाँ पर दिया, बागी आपके यहाँ इस इलाके में इस बार हैं। तो 2018 जितना आसान तो नहीं होने वाला आपके लिए मारवाड़ रीजन। मैं आपको एक उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से रहा। और देखिए, उन्होंने एक बायतू सीट है वहां पे उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा, तो वहां पर क्या स्थिति रही? वहां पे आप देखिए, कांग्रेस के जो हरीश चौधरी जी हैं वो वहां पे चुनाव जीते, और जो आरएलडी के जो उम्मीदवार राम जी हैं वो सेकंड नंबर पे रहे, और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वहां पे कैलाश चौधरी जी, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, वे तीसरे नंबर पे गए।
तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब हनुमान बेनीवाल जी जब उनके साथ गठबंधन में थे, उस समय स्थिति ये हुई कि उनके उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पे धकेल दिया। तो आज तो हनुमान बेनीवाल जी देखा जाए तो कांग्रेस के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जब उन्होंने पिछली बार नुकसान पहुंचाया, तो निश्चित तौर पे इस बार भी वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी, ठीक है, भारतीय राजनीति का एक कड़वा फैक्टर है, जातिगत फैक्टर होता है, पर देखिए हमारे जो उम्मीदवार जो हैं वो सब जो है वो अपनी खुद की उपलब्धियों पर राज्य सरकार के द्वारा कराए गए निरंतर विकास कार्य और जो जनहितैषी कार्य थे उनके दम पर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता इस बार जो है वो अशोक गहलोत जी के 5 साल के कराए गए कार्य पे, जनहितैषी कार्यों पे ही मोहर लगाने के लिए जा रही है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। कृष्ण कुमार जानू जी भी मौजूद हैं बीजेपी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। जानू साहब, पिछला चुनाव आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा मारवाड़ रीजन में। हालांकि 2013 में जब मोदी लहर में आपने चुनाव लड़ा तो काफ़ी आप एकदम स्वे अवे कर गए थे इस पूरे इलाके को और काफ़ी स्वीप किया था। 2018 में आपके लिए परिस्थितियाँ वापस विपरीत हो गई। निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ है, सियासी गढ़ है पूरा जोधपुर संभाग, और कई हालांकि चुनौती उनको मिलने लगी है दूसरी पार्टियों से भी। बागी आपके लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी की है इस बार। मसलन आप सांचौर का जिक्र कर लें तो वहाँ पर आपने सांसद को उतारा देवजी पटेल को, लेकिन जीवाराम चौधरी आपके बागी आपके राह में बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने। बाकी और सीटों पर आरएलपी के उम्मीदवार आपके लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तो इतना आसान इस बार, जो हर बार 5-5 साल में मारवाड़ एक एक तरफ जाते रहा, इस बार क्या उतना आसान लग रहा है आपको? निश्चित रूप से मारवाड़ जो है वो करवट लेता है और इस बार भी करवट लेने की स्थिति दिखाई दे रही है। पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में मारवाड़ की करवट थी, इस बार मारवाड़ फिर करवट ले रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। जैसा कि मारवाड़ में आता है फलोदी, और फलोदी के बाजार वाले जो बात बोल रहे हैं वो स्पष्ट संकेत है कि मारवाड़ में बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी गहलोत जी के सामने बनकर उभरी है। और जिस हनुमान जी की बैसाखी लेकर गहलोत जी जो खेल खेलना चाहते थे वो भी उनके लिए उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। वैसे भी मारवाड़ की जो महती जरूरत थी वो नल से जल योजना थी, भारतमाला की सड़क योजना थी। दोनों क्षेत्रों में से सड़क माला पर केंद्र की सरकार अच्छा काम कर पाई, लेकिन नल से जल जो मारवाड़ के जल जीवन की कार्रवाई थी उसको गहलोत साहब ने लटकाने अटकाने भटकाने का प्रयास किया और बड़ी संख्या में महिलाओं के सर से जो इंडी उतरनी थी वो नहीं उतर पाई। और यही कारण है कि मारवाड़ में जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो कांग्रेस के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। गहलोत की अटकाने भटकाने लटकाने की जो स्ट्रेटेजी थी वो भी जनता के सामने बेनकाब हुई है। और जिस प्रकार चुनाव शुरू हुआ तब गहलोत जी साझा नेतृत्व की बात करते थे और पोलिंग आते आते जो है खुद को कुर्सी से चिपकाने की बात करने लगे और पोलिंग खत्म होते ही कुर्सी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते की बात तेलंगाना में कह लेने लगे। तो ये इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की अंतर्कलह और वो सारी बातें, दिया मदेरना के सामने जो चुनौती है, हरीश चौधरी के सामने जो चुनौती है, और कर्नल सोनाराम को वो ले गए होंगे, मानवेंद्र जी को वो ले जाकर के जो दे पा रहे हैं, अब तक लगातार चुनाव हरा रहे हैं, ये सारी बातें इस बात का संकेत है कि मारवाड़ ने करवट ले ली है और कांग्रेस के लिए वहां अपने कुनबे को बचाना या 2013 की परिस्थिति को नहीं होने देने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। पूरी तरह 2013 का इतिहास बनता दिख रहा नहीं। लेकिन आप अपना जो सवाल, मेरा मूल आपसे ये था, सांचौर हो, बाड़मेर हो, पोखरण हो और खुद फिर सरदारपुरा, आप क्या इतना आसान मुकाबला मान रहे हैं इन सीटों पर? देखो, चुनाव का मुकाबला कहीं भी आसान नहीं होता है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो स्थिति परिस्थिति होती है, कुछ स्थानों पर हमारे भी कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर चुनाव लड़े हैं और उसकी सजा हमें भी मिल सकती है। निर्णय की सजा जो है, अशोक गहलोत ने खुद ने कहा हर गलती कीमत मांगती है। अशोक गहलोत ने जो गलतियां की हैं अगर वो बड़ी है तो उनको बड़ी कीमत चुकानी है, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं तो उसकी छोटी मोटी कीमत हमें भी चुकानी पड़ सकती है। हमारे साथ प्रकाश भंडारी जी भी, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, मारवाड़ को लेकर बात हो रही है, बड़ा डिसाइडर रहा है मारवाड़। मोटे तौर पर 33 सीटें हैं जिनका आकलन किया और 13 सीटें करीब करीब हॉट सीट्स हैं यहाँ पर इस बार। आप किसको ज़्यादा एज मान रहे हैं, क्योंकि सियासी भविष्य काफ़ी कुछ दांव पर लगा है? बाड़मेर का रुख कर ले तो 7 में से 4 सीटों पर कांटे का मुकाबला है। सांचौर में मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने बीजेपी के देवजी पटेल रहे सांसद, पर खुद
बीजेपी के बागी जीवाराम चौधरी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। बाड़मेर में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन के सामने बीजेपी का दीपक कड़वासरा है। मुकाबला वहां भी आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी की बागी प्रियंका चौधरी ने बीजेपी की राह में रोड़ा खड़ा कर दिया। पोखरण एक बड़ी सीट है, हॉट सीट है, जहां पर लगातार दूसरी बार 87% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। पिछली बार सिर्फ 839 वोटों से वहां पर निर्णय हुआ था। सरदारपुरा में सीएम गहलोत खुद हैं, उनके सामने चुनौती अपने प्रदर्शन को दोहराने और बेहतर करने की होगी। महेंद्र राठौड़ हालांकि बीजेपी से निश्चित तौर पर जीत का दावा कर रहे हैं। वोटिंग इस सीट पर कम हुई है। कितनी बड़ी चुनौती आप मोटे तौर पर मारवाड़ में मान रहे हैं दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि 2013-18 को देखें तो एक एक बार करवट लेता रहा दोनों तरफ पार्टियों के लिए। देखिए पिछले बार 2018 के अंदर लगभग 44 सीटें हैं मारवाड़ क्षेत्र में, और उसमें कांग्रेस के हाथ सिर्फ 24 सीटें आई थी। और वो ऐसी स्थिति जब ये था कि जो मारवाड़ का क्षेत्र है उसने अशोक गहलोत सहित 3 मुख्यमंत्री दिए जी, 3 मुख्यमंत्री दिए। और सबसे जो मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजनीतिक जागरूकता जो है बहुत और क्षेत्रों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है जी। और यहाँ के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा मेवाड़ के बारे में और मारवाड़ के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ राजस्थान में होता है इसकी शुरुआत जो है 2 क्षेत्रों से होती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो 24 सीटें पिछली बार आई थी वो भी कोई बहुत प्रभावशाली नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री लगे हुए थे और 44 में से 24 सीटें आना, कम से कम 30-32 सीट आती तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का अच्छा खासा वर्ग है। 24 सीट कोई बहुत होते, लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि पूरे मारवाड़ के बारे में ये कह सकते हैं ये एक सीट जिसका अंदाजा लगा सकते हैं जो पूर्णतः कांग्रेस के हाथ में आएगी वो है सरदारपुरा की खुद मुख्यमंत्री की। इसके अलावा अन्य सीटों पर जो है अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब जगह जो है जिस तरह से पोलिंग हुई है, जिस तरह मतदान हुआ है, महिलाएं भी आई हैं और जो माइनॉरिटी के जहाँ सीटें जैसे जोधपुर की भी है, एक सीट में काफी माइनॉरिटी के मतदाता हैं। इसी तरीके से पोखरण है, इसी तरीके से बाड़मेर जिले की में काफी बाड़मेर जैसे दोनों ही जिले के अंदर मुस्लिम को बड़ी संख्या में है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन जो है काफी दिखता है कि सब ये वहां पर माइनॉरिटी एकजुट हुई है। जो मोदी के जो और अमित शाह ने जिस तरह से बातें फैलाई, मतलब जिस तरह से राजनीतिक, जिस तरह से धार्मिक रंग दिया गया पूरे कैंपेन को, उससे बहुत बड़ी संख्या में माइनॉरिटी आई है और उन्होंने वोट किया। पोखरण के अंदर 86% और इसी तरीके से आप देखिए जो जोधपुर में हुआ अन्य जगह भी। तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये वोट जो है किस तरह जाएगा, क्योंकि अगर हिंदू भी आए, मुस्लिम वोट देने बहुत बड़ी संख्या में आए तो हिंदू बड़ी संख्या में आए होंगे, तो उनका जो है ये आकलन लगाना अभी बड़ा मुश्किल है। दूसरे तीसरे क्या कई बागी भी खड़े हुए हैं, बागी किस तरह बिगाड़ रहे हैं खेल, इसका आकलन देखिए। बागियों का ऐसा होता है कि वो अगर बागी बड़ी संख्या में खड़े होते हैं तो ये मान के चलना है कि 10 से 20% सीटों पे उनके लिए जो मतदाताओं की थोड़ी सी क्या बोलते हैं सहानुभूति होती है कि भाई ये डिजर्व करता था, इसे पार्टी का नुमाइंदा बनना चाहिए था, लेकिन पार्टी के अंदर जो आंतरिक जो है द्वंद है या जिस तरह से भी समझे उस कारण इसे टिकट नहीं मिला, लेकिन ये अगर खड़े होते तो जीतते या जो वर्तमान उम्मीदवार है उनसे बेहतर है। लिहाजा इस तरह से कहा जाए कि अभी तो ये कहा जा सकता है कि मारवाड़ के अंदर
कांग्रेस को इस पुरानी 24 सीटें लेने में थोड़ी सी जी क्या बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। करना पड़ेगा। जी मुझे जी लगता है ये है कि पिछली बार जो 24 सीटें आई थी, इस बार अगर 15-16 सीट भी अगर आ जाए तो मैं तो यही बड़ी बात समझूंगा हो। जी कि ठीक ठाक। पौरुष, आपने सुना प्रकाश जी काफ़ी अच्छे से सियासी समीकरणों को जानते हैं, अरसे से राजस्थान की पॉलिटिक्स को एनालाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली बार 24 सीटें आई आपको, वो भी आपकी सरकार के हिसाब से कम थी, ज़्यादा सीटें आनी चाहिए थी। करीब हमने 33 सीटों का आंकड़ा लगाया, हालांकि वो 42 सीटें काउंट करके चल रहे हैं कुल मारवाड़ रीजन को। इस बार 16 से 17 सीटें का आकलन है उनका इस बार आपके यहाँ, क्योंकि बागियों ने काफ़ी समीकरण बिगाड़ दिया है। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हाँ जी जी, और स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी भी जाहिर तौर पर विधायकों के खिलाफ दिखी ही है। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान पूरी विधानसभा में जो पोलिंग की संख्या बढ़ी है, परसेंटेज बढ़ी है, तो देखिए उस वही स्थिति मारवाड़ की भी रही। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि ये वाला जो चुनाव था, ये कांग्रेस वर्सेज बीजेपी ना होकर के राज्य मोदी जी के द्वारा इसको राज्य सरकार की योजनाएं बनाम केंद्र सरकार का जो है वो बना दिया गया। पौरुष, वेस्टर्न राजस्थान में तो उल्टे वोटिंग कम हुई है। सरदारपुरा सीट पर खुद सीएम गहलोत की सीट है, उस पर वोटिंग कम हुई है। मैं आपको थोड़ा फैक्ट करेक्ट कर देता हूँ। नहीं, देखिए वो मुझे ध्यान है, वो चीज आप जो कह रहे हैं, तो वो सीएम साहब को तो वो सीट जीतनी है, इसलिए वहां के मतदाता तो इस बात को लेकर श्योर है कि भाई जो हमारे वोट जा रहे हैं वो अधिकतर वोट सीएम साहब को जा रहे हैं, तो इसलिए वो तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि जब गुजरात में जब चुनाव हुए थे और जब अशोक गहलोत जी ने वहां पे कांग्रेस की कमान संभाली, तो यही मोदी जी थे जो गुजरात में जाकर के बोलते थे कि भाई देखो मारवाड़ी आ गया तुम्हारे गुजराती भाइयों को हराने के लिए, गुजराती भाइयों ध्यान रखना, इस मारवाड़ी के चक्कर में मत आ जाना। तो आज मारवाड़ के लोगों को मोदी जी का वो स्टेटमेंट ध्यान है और मारवाड़ के लोगों ने मोदी जी की उस बात का जवाब दिया है। और अभी मेरे से पहले जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, आपने इनसे इनके बारे में पूछा कि भाई आपकी क्या कार्य योजना है। देखिए, इन्होंने दो तरह की बात कही। इन्होंने एक तो किस्मत की बात कही कि साहब हमेशा एक बार पलटता है मारवाड़, एक बार इधर आता है, एक बार इधर आता है, इसलिए पिछली बार इधर गया था तो इस बार हमारे पास आ जाएगा, यानी इनके पास खुद की कोई योजना नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने फिर कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया, जबकि खुद की कोई कार्य योजना नहीं बता पाए कि राजस्थान में इन्होंने विपक्ष के नाते हमारी सकारात्मक आलोचना के रूप में इन लोगों ने क्या किया, या फिर केंद्र सरकार के नाते इन्होंने मारवाड़ के लिए इन्होंने क्या किया, रिफाइनरी को कैसे लंबे समय तक इन लोगों ने अटकाए रखा, वो मारवाड़ के लोग अभी तक भूले नहीं है। और मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, ये वोटिंग परसेंटेज देखिए, जैसा कि आप विश्लेषक हैं कि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, मैं इनके विचारों की आलोचना नहीं कर रहा, परंतु मैं कह रहा हूं कि देखिए इसको समझने की आवश्यकता है कि हम एक तरफ ये कहते हैं सब मुस्लिम पोलिंग बढ़ गई, हिंदू पोलिंग बढ़ गई। ठीक है, जाहिर तौर पर आप अपनी पार्टी का बचाव करेंगे, इसमें पौरुष में कोई दो राय नहीं है। जानू जी, 30 सेकंड में आपसे जाते जाते जान लेता हूं, स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि बागी आपके भी बड़ी बड़ी सीटों पर उतरे हुए हैं और साथ में फिर आरएलपी की चुनौती तो है ही। कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आपको सीधे तौर पर ध्यान आ रहा होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के बाहर भी 6 सलाहकार रखे थे। आपके यहाँ से भी एक सलाहकार था, हमारे शेखावाटी में 2 सलाहकार थे। जिन दिनों में क्या स्थिति हो रही है, जिनकी सलाह से सरकार चल रही थी, वो जनता ने उनके खुद के खिलाफ आक्रोश है। और मारवाड़ी मुद्दे को लेकर भी आप पर आरोप है, जानू जी, घटना इसी बात का संकेत है। जी जी, मारवाड़ी मुद्दे को लेकर भी हालांकि आप पर आरोप है। ठीक है, अभी समय थोड़ा सा कम है। मारवाड़ रीजन को लेकर ये डिबेट थी, आप तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल चुनावी चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें डीडी राजस्थान के साथ में उसका।